वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं। आने वाले कल के बारे कोई कुछ नहीं कह सकता। दादा दादी के फौत होते ही हमारे प्यार की दुनिया में भी भौचाल आ गया। गोया जिन धागों में रिश्तों के मोती पिरोए हुए थे वो टूट गए और ख़ानदान का शिराजा बखर गया। अब जायदाद के तनाज़े ने सर उठाया। वालिद साहब और चचा जान में तभी जुदाई पड़ गई और हमारा घर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सहन के बीच दीवार उठा दी गई। बड़ों के इख्तिलाफ की सज़ा हम बच्चों को मिलने लगी। हम जो बचपन से एक सहन में खेल कर जवान हुए थे, जुदा कर दिए गए। जायदाद का तनाज़ा बरसों चला। इस दौरान में शमल भाई और नाज़ो दुख और अजियत की सूली पर लटकते रहे। हमें आपस में बात करने तक की इजाज़त न थी। भाई शमल की मंगनी नाज़ो से हो चुकी थी। तनाज़े को 16 साल हो गए तो वालिदा ने बेटे की शादी किसी और लड़की से करना चाहिए, मगर भाई किसी सूरत राज़ी न हुए। हमें एक कर देने के मंसूबे भी बुजुर्गों ने बनाए थे और अब हमारे प्यार की जोत को बुझाने में भी वही पेश थे। नाज़ो भी वफा की पेले थी। घर वालों की हर ज़ियादती जबर और दबाव को बर्दाश्त किया, लेकिन हथियार न डाले। वो किसी और से शादी पर आमादा न हुई। इसे यकीन था कि तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा और हम एक हो जाएंगे। हमारी दुआएं कबूल हुई, सारे झगड़े सिमट गए। कुदरत ने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए कि टूटे हुए रिश्ते तजदीद पा गए और नाज़वावर शमल भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सूखे धानों पानी पड़ गया। उम्मीदों की खिज़ां रसीदा खेती लहलहाने लगी। नाज़ो भाभी बनकर हमारे घर आ गई। बरसों की अजियत ख़त्म हुई और भाई की ज़िंदगी हुसैन सपने में ढल गई। नाज़ो की किस्मत अच्छी थी कि इससे शादी होने के बाद शमल भाई के कारोबार में खूब तरक्की हुई। हमने बंगला बनवा लिया और गाड़ियां भी खरीद ले। नाज़ो की ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। कोई कमी थी तो बस ये कि हमारा आंगन किसी मासूम बच्चे की कलकारियों के बगैर सूना सूना था। लेकिन हम कुदरत से नाउम्मीद न थे कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। 4 साल तो इंतज़ार में निकल गए। अब अम्मी बहू को लेकर डॉक्टरों के पास फिरने लगी। इलाज मुआलजे हुए। सभी डॉक्टर्स ये कहते कि उनमें कोई तिब्बी नक्स नहीं है। अल्लाह की तरफ से देर है। किसी न किसी दिन आप लोगों की उम्मीद बराएगी और उनकी गोद हरी हो जाएगी। हम भी इसी उम्मीद पर जी रहे थे, यहाँ तक कि भाई की शादी को 7 बरस गुजर गए और आरज़ुओं की फसल खुश्क ही रही। नाज़ो भाभी ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया। कहती, अन्नम इतने बरस औलाद न हुई तो अब क्या होगी। शायद ये खुशी हमारी किस्मत में नहीं। उसने इलाज मुआलजा कराना भी तर्क कर दिया। जब से वो नाउम्मीद हुई, इसको घन लग गया। हर वक्त चुप चुप रहती। औलादकी की तो भाई भी महसूस करते थे, लेकिन वो मर्द थे, उनके लिए बाहर की भरी हुई दुनिया मौजूद थी। वो सारा दिन बाहर गुजार कर घर आते, खाना खाते और नींद की आगोश में चले जाते। लेकिन नाज़ो घर में अकेली रहने की वजह से तन्हाई के अजाब से दो चार थी। वो अब घर की दीवारों से बातें करती थी। मेरी शादी हो गई थी, मैं अपने घर और बाल बच्चों में मसरूफ़ थी। औलाद की प्यास भी क्या चीज़ है, ये तो कोई ममता की प्यास से पूछे। जबकि उम्मी जान को भी आंगन का सूना पिनका काटने को दौड़ता था। नाज़ो को घुल घुल कर मरते देख शमल भाई भी फिक्रमंद रहने लगे। सोचा इसका कोई हल निकालना चाहिए। मैंने कहा, आप लोग किसी बच्चे को गोदे ले लें। इस पर नाज़ो बोली, किसका बच्चा? कौन माँ होगी जो अपनी गोद खाली करके मेरी झोली भर दे। इसका कहना दुरुस्त था। हम काफ़ी दिन तक अस्पतालों, यतीम खानों और लावारिसों के नशेमन में मारे मारे फिरे, मगर हमें कोई ऐसा बच्चा ना मिला जिसको हम गोद ले सकते। इस रोज़ हम नाज़ो की खाला के घर जा रहे थे, जिन्होंने नवी बच्ची को जन्म दिया था। उनके मियाँ की तनख्वाह इतनी कम थी, वो अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं खुला सकती थी। गुर्बत के सबब आधे पेट भूखे रहते थे। ये कुदरत की शानक का, जहाँ बच्चों की ज़रूरत न थी वहाँ ये नेमत छा जो बरस रही थी। और एक हम थे कि हमारे भाई और भाभी एक बच्चे को तरस रहे थे। सुबह का वक्त था। ट्रैफिक का हल्का हल्का रश था। हमारी गाड़ी आहिस्ता रफ्तार से चल रही थी। नाज़विमरी साथ बैठी थी। अचानक सामने वाली गली से 2 बच्चे निकले और मैट्रिक पर आ गए। सुबह के वक्त हर किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन इस वैगन वाले को कुछ ज्यादा जल्दी थी। उसने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया। इसी लम्हे बच्चे दौड़ते हुए वैगन के ऐन सामने आ गए। मेरी भाभी इन बच्चों की मासूम सूरतों को देख रही थी।
वो उनकी मासूमियत में खोई हुई थी कि अचानक उनकी खौफजदा चीनें फिजा में बुलंद हुईं। नाज़ो ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। वो ये नज़ारा नहीं देख सकी। वैगन इन फूलों को और विंद कर जा चुकी थी और अब सड़क पर खून ही खून बिखरा हुआ था। लम्हा भर को शमल भाई ने गाड़ी रोकना चाही, मगर अतराफ से लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा तो उन्हें गाड़ी आगे बढ़ाना पड़े। मैं जानती थी कि नाज़वास मामले में कितनी हसास है, लिहाजा भाई ने यही मुनासिब समझा कि जाए हादसा के करीब रुकने से बेहतर है गाड़ी को आगे ले जा। वो वहाँ ठहर जाते तो यकीन था नाज वही को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ता। इसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे और वो बड़बड़ा रही थी। आह, कितने प्यारे बच्चे थे, कितने प्यारे, खूबसूरत थे। माँ ने चाव से बाल संवार कर और अलिफाजली यूनिफॉर्म पहनाकर उन्हें स्कूल रवाना किया था। इस रोज़ हम खाला के घर जाने की बजाय रास्ते से ही मुड़कर वापस आ गए, क्योंकि इस भयानक हादसे को देखकर हम लोगों की हालत नॉर्मल ना रही थी। नाज़ो तो घर आते ही बिस्तर पर गिर गई थी। इसके बाद भी काफ़ी दिन अफसरदा रही। इसकी निगाहों में उन्हीं बच्चों की शक्लें घूमती रहती थीं। ये जुमा का दिन था। इस रोज़ छठी थी। मैंने पूछा, तुम खाला की बच्ची को गोदे ले रही थी, इस प्रोग्राम का क्या बना? वो बोली, चलो आज चलते हैं, शमल भी घर पर है। हम सब तैयार होकर खाला के घर चल दिए। इनकी प्यारी सी मनी को गोद में भरकर वो इतनी मसरूर हुई कि दुनिया का हर गम भूल गई। खाला आप क्या कहती हैं, मैं आज ले जाऊं इसको? आज नहीं नाज़ो, आज इसको बुखार चढ़ा है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं, तुमसे संभाली ना जाएगी। ज़रा उसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर ले जाना। नाज़ो बुझ गई। इसने पूछा, फिर कब खाला? 1 माह बाद, खाला ने जवाब दिया। वापसी में नाज वटवटे हुए लीजे में मुझसे पूछ रही थी, अल्लाह जाने ऐसा क्यों होता है? कहीं तो इतने बच्चे के माँ बाप उन्हें पेट भर खुला नहीं सकते और कहीं हम जैसे तरस रहे हैं। नाज वसबर करो, खुदा बेहतर करेगा। बस दुआ करो कि वो हमको किसी आजमाइश में ना डाले। हम ऐसे ही ठीक हैं। मैंने उसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लेकर दबाया। इसकी आंखें भीग गई थीं। मैं इसके दिल की कसक को महसूस कर सकती थी। मैंने कहा, तुम अफसरदा मत रहा करो, मैं तुमको उदास देखकर बेचैन हो जाती हूँ। वो बोली, मैं छोटी सी थी तब भी आदास रहती थी। तुम बहनें आपस में खेलती तो सोचती थी कि काश मेरी भी कोई बहन होती। तभी से मेरी आदास रहने की आदत बन चुकी है। मैं तब भी तन्हा थी और आज भी तन्हा हूँ। छोटे बहन भाई को वही झूला झुलाने की आरजू है जो नहीं मिलती। नाज़ोची की इकलौती बच्ची थी, वो शुरू से तन्हा रही और अब इसका कोना बजा था। पहले में फिर शमल भाई उसकी तन्हाई के साथी बने, लेकिन इसके ममता भरे अरमानों की तस्कीन अभी बाकी थी। मैंने इसकी जानिब देख वो आंचल से अपने आंसू साफ कर रही थी। शायद खाला के घर से खाली हाथ लूट आने का इसको बहुत दुख पहुंचा था। तभी मैंने कहा, नाज़ो मेरी जान, इस कदर दिल शिकस्ता ना हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। इस वाकया के 15 दिन बाद खाला और खालू मनी को लेकर हमारे घर आ गए। इस रोज़ नाज़ो कितनी खुश हुई थी क्या बताओ है, जैसे इसके लिए ईद का दिन हो। वो खुशी से फूली नहीं समाती थी। मनी को अपनी बाहों में भर के सारे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे तमाम जहान की नेमतें उसे मिल गई हों। खला कुछ हिदायतें और बेटी नाज के हवाले करके चली गई। अब नाज़ो बेगम को हमारी पर वाकब रही थी। सारा दिन वो मनी में खोई रहती। इसका नाम उसने जानम रख दिया था। ये गुड़िया थी छोटी सी, मगर आफत की पर काला थी। नाज़ो फीडर धोकर दूध बनाती, इसके मुंह को लगाती, वो 2 घूंट लेकर फीडर परे कर देती और जोर जोर से चलाने लगती, जैसे इसे पता चल जाता हो कि ये हाथ इसकी माँ के नहीं। तमाम दिन वो नाज़ो के साथ यूं ही आंख मिचौली खेली और भाभी जी की समझ में कुछ ना आता कि इस बच्ची को भूख लगी है, आफितनापन कर रही है। मिनट मिनट पर नैपकिन गीले कर देती, जाने दिन में कितने कपड़े गंदे करती। कभी उल्टी कर देती, कभी कभी तो नाज़ो को बकाइयाँ आ जाएं, लेकिन क्या करती, जब बच्ची गोद ली थी तो इसको पालना ही था। कोई अच्छी काम की आया भी ना मिल रही थी। 1 माह उसी तरह गुजर गया। खाला बच्ची को देखने आ गई। आते ही हाय हाय करने लगी।
अरे ये क्या कर दिया और ये क्या कर रही हो? बच्चे ऐसे पाले जाते हैं भला? गरज खाला तो ठहरे बच्चों के मामले में एक्सपर्ट, उन्होंने बेचारे अनाड़ी भांजी को बौखला कर रख दिया। वो शाम तक रहें, जब तक कि नाजो का उनकी हिदायतों से सांस नहीं फूल गया। अब खाला दूसरे तीसरे दिन किसी इंस्पेक्टर की तरह मुआयना करने अचानक ही हमारे घर वारदाल होने लगी। एक तो सारे घर का काम, ऊपर से इस नन्ही मनी सी जान की परवरिश और खाला की चेकिंग, नाजो चंद माह में सूख कर कांटा हो गए। इसकी पहली जैसी सूरत ना रही। रात भर बच्ची के साथ जागती तो सुबह आंखों में हल्के पड़े होते। शमल भाई भी अपनी बीवे के बारे परेशान रहने लगे, लेकिन नाजो गुड़िया से इतनी मानूस हो चुकी थी कि इससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रात को सोने के लिए लेटती तो जोर जोर दुख रहा होता। सुबह 4 बजे ही बच्ची जाग पड़ती और रोना शुरू कर देती। इस दिन तो गजब हो गया। खाला के सामने ही मनी किसी तरह खसकुत्ती पलंग से नीचे लुढ़क गई। हल्की सी ठाहुयावर मनी की फलक शिगाफ चीख बुलंद हो गई। नाजो भाभी बावर्ची खाने में खाला के लिए चाय बना रही थी। हालांकि खाला गली से चंद कदम के फासले पर ही विराजमान थी, मगर गिरते हुए बच्ची ने किसी को मोहलत ही ना दी। खाला ने लपक कर बच्ची को कालीन पर से उठा कलेजे से लगा लिया और धाड़ने लगे। तुम मेरी फूल सी बेटी की कैसी परवरिश करती हो? ये तक तुमको खबर नहीं कि इतने छोटे बच्चों को पलंग के किनारे पे नहीं लुटाते। हाय, रोजाना ये मासूम जाने कितनी बार गिरती होगी। मनी भी ऐसी उस्ताद के गला फाड़ कर चला रही थी। हालांकि कालीन पर गिरने से चोट कम लगती है, मगर इस बच्ची का मिजाज भी शायद अपनी माँ पर गया था, जो राई को पहाड़ बनाने में उस्ताद थी। खाला, ये रोज तो नहीं गिरती, बस आज ही गिरी है। वो भी मैं आपकी खातिर चाय लेने गई थी। सोच रही थी कि आप कमरे में मौजूद हैं, वरना मैं इसको यूं अकेला तो नहीं छोड़ती। नाजो किसी मुजरिम की तरह सफाई पेश कर रही थी। इसने लाख समझाया, लेकिन खाला किसी तरह ना माने। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं अपनी बच्ची को लेकर ही जाऊंगी। इसके बहन भाई भी इसको याद करते हैं। ऐसा गजब ना कीजिए खाला, अगर अपने उसको वापस ही लेना था तो दिया ही क्यों था? बहन, गलती हो गई, बस मुआफ कर दो। गुर्बत अमारत तो अल्लाह की दीन है, मगर अपनी औलाद को कोई इस तरह नहीं फेंक देता। जिसने बच्ची दी है वही इसका रिस्क भी देगा। खाला ने एक जरा मोहलत ना दी और बच्ची को कलेजे से लगाए चलती बने। नाजो बेचारी मुन्ह देखती रह गई। जब शमल भाई घर आए तो फीडर गोद में रखे भाभी नाज विजर और कतार रो रही थी। खाला बच्ची ले गई। वो धावे मारने लगी। भाई ने तसल्ली दी, समझाया कि खाला बड़ी सियानी औरत है। 6 माह बच्ची को तुमसे पिलवाया, सेहतमंद हो गई तो बेटे को ले गई। उनका इरादा शुरू से ही ऐसा था। तुम रो मत, सब्र करो। कब तक सब्र करूं? उसने रोना बंद ना किया तो इन्होंने भी इसको इसके हाल पर छोड़ दिया कि खूब रो दे वलेगी तो जी हल्का हो जाएगा, फिर ये खुद ही चुप हो जाएगी। आखिरकार नाज़वर वर होकर चुप हो गई। शायद इसका जी हल्का हो गया था, मगर दिल का बोझ बढ़ गया था। अब उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी और वो बीमार रहने लगी। तब शमल भाई एक रोज जबरदस्ती इसको अस्पताल ले गए। लेडी डॉक्टर ने खुश खबरी सुनाई कि आपकी मिसेज उम्मीद से हैं, ताहम उनको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उनका केस गैर मामूली नौयत का होगा, जिसमें बाज़ दफ़ा औरत की जान को भी ख़तरा होता है। अब नाजो के माँ बनने की खुशी से ज़्यादा सबको इस बात की फ़िक्र थी कि खुदा उसकी जान को सलामती दे, क्योंकि इसे एकदम बिल पर शरहाई रहने लगा था। नाज वाला बत्ता बहुत खुश थी और फूले नहीं समाती थी। उसका चेहरा इन दिनों आफताब की तरह चमकता था। वो दिन भी आ गया जिसका सारे खानदान को इंतजार था। हमारे आंगन में तवील और तरसा देने वाली मत्तू के बाद खानदान भर की आरजू का फूल खिलने वाला था। नाजो को 1 हफ्ता पहले ही डॉक्टर जे ने अस्पताल में दाखिल कर लिया था। वो किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। वो इसको जेर निगरानी रखे हुए थे। तमाम तर निगहदाश्त के बावजूद कुदरत ने मेरे भाई को मिन्नतों मुरादों के बाद बेटे जैसी नेमत से नवाजा, मगर मेरी जान से प्यारी भाभी नाज़ को हमसे छीन लिया। वो बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी। मेरे भाई की मोहब्बत का ताजमहल चूर चूर हो गया। जिस नेमत का उसने इतनी शिद्दत से इंतज़ार किया, वो इसको मिली भी तो किस तरह के वो अपने बच्चे को बाहों में लेने से पहले इस दुनिया से चल बसी। नर्स ने मुझे और मेरे भाई को रोते देखा तो वो भी रूद। कुदरत के खेल न्यारे होते हैं।
आज सोचती हूँ शायद इसीलिए खुदा ने हमें इतने अरसे तक औलाद नहीं दी थी कि नाज वो कुछ अरसा और जी ले, फिर तो इसको चले ही जाना था। इसकी मौत शायद इसकी ज़चगी में वाक़ई होना थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके नसीब की औलाद देने में ताख़ीर से काम लिया था। दुआ करती हूँ खुदा मेरे इकलौते भेजे और नाज़ों की निशानी को सलामत रखे, जिसे मैंने गोद ले लिया था कि उनका इसकी सौतेली माँ से बहुत दुख देती थी। शमल भाई हर हफ्ता आते हैं और अपने बेटे से मिल जाते हैं। कहते हैं कि ये मेरे महबूब बीवी की निशानी है। मजबूर वालदीन के लिए दूसरी शादी की है, वरना मैं तो नाज़ों के बाद से खुद को अकेला ही महसूस करता हूँ। खुदा इसे जन्नत में जगह दे, वो यहाँ भी अकेली थी और किया जानो कि वहाँ भी अकेली हो।